student. Today we are going to start remaining parts of introduction of electrostatics. पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो हमारा नेचर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला रेडिएशन और दूसरा पार्टिकल्स। रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है और पार्टिकल्स के पास वेव नेचर नहीं होता है। पार्टिकल्स के पास मास, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये सब सारे नेचर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने चार्ज कैसे उत्पन्न होता है इसको समझने की कोशिश किया। उसके पश्चात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीन को समझा। उसके बाद चार्ज क्या होता है हमने समझा। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि चार्ज को जब हम पुराने समय में देखते थे आकाश में जो स्पार्क होती थी बादलों के बीच में, तो वह कौन सा नेचर था, इसको समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया और उन्होंने ये कहा कि यदि वो चार्ज है, ये वही वाला यदि चार्ज है जो हम अर्थ पर देखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो चल के मेरे पास आएगा और मेरे साथ कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी करेगा। इसके लिए उन्होंने अपना काइट्स भेजा और एक बार ऐसी इवेंट हुई कि जब वो काइट्स को बादलों में छोड़ा, भेजे, तो बरसात हुई और बरसात हुई तो रस्सी गीला हो गया, धागा गीला हो गया। इसके वजह से जैसे ही वहाँ स्पार्कलिंग हुई तो उनको शॉक लगा और वो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शॉक लगा और वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था उसमें उनको सफलता मिली। बहरहाल, तो अब धीरे धीरे जो है चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया जाने लगा। तो आज हम लोग देखेंगे चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको मालूम था कि जब किसी वस्तु के पास मास होता है, यदि किसी वस्तु के पास यदि मास होगा तो वह एक दूसरे को खींच लेता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास। लेकिन हमने कभी किसी बॉडी के अंदर यदि मास है, दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, इसके पास मास है और इसके पास मास है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हमने देखा। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिला, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी मिला, लेकिन क्या हमने अभी तक के किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ये जो बॉडी है जिसमें मास प्रेजेंट है, ये यदि एक दोनों दूसरे के करीब आए तो क्या इसको रिपेल करते हमने देखा? तो हमारा आंसर है नहीं। अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं मिला जिसमें ये जो बॉडी है, जो मास एक्वायर किए हुए है, ये एक दूसरे को रिपेल करता हो। तो वन क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड कि चार्ज के पास जो चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स का, क्या उसमें भी ऐसा ही गुण होगा या कुछ इससे अलग गुण होगा? तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट चालू किया और उस एक्सपेरिमेंट में हमने बहुत सारा बॉडी कलेक्ट किया और उस बॉडी को रब कर करके एक ग्लास की बॉडी लिया और दूसरा प्लास्टिक की बॉडी लिया। अब हमने उसको रब करना शुरू किया, रब करके और उसको हमने क्या किया? चार्ज किया। ये चार्ज किया। जब ये चार्ज किया तो हमने देखा, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चार्ज हो गया? तो हम जब इसको कट ऑफ पीस ऑफ पेपर के पास या डस्ट पार्टिकल्स के पास ले गए तो ये अपने तरफ उसको क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ओके, तो जब ये चार्ज हुआ तो इसके साथ और भी हमने पार्टिकल्स को लिया, ये भी ग्लास, ये भी प्लास्टिक और ये भी ग्लास, और फिर हमने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया। तो जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया तो हमने ये पाया
कि यदि ये जो प्लास्टिक मटेरियल्स है और ये जो है इससे हमने स्टिच कर दिया एक प्लास्टिक मटेरियल्स को और एक हमने स्टिच कर दिया ग्लास मटेरियल्स को, ये दोनों चार्ज बॉडी हैं। अब जब दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाए, ग्लास और ग्लास को जब हमने करीब लाया तो यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिला, यानी कि ये जो ग्लास है कुछ इस स्थिति में आ गया और ये वाला ग्लास कुछ इस स्थिति में आ गया। तो इसको हमने नाम दिया क्या चीजें। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि यदि प्लास्टिक बॉडी को प्लास्टिक बॉडी के करीब ले जाए, ये भी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ये प्लास्टिक मटेरियल्स है, और इसको भी जब हमने एक दूसरे के करीब आया तो यही सिचुएशन देखने को मिला, और इस सिचुएशन का नाम क्या रखा, रिपल्सन। रिपल्सन। लेकिन अब हमने अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज किया। अब हम जब अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज किए तो फिर हमें ये समझ आया कि यदि इस को हमने प्लास्टिक बॉडी और एक को हमने ग्लास बॉडी को जब एक दूसरे के करीब लाया तो यहाँ पर ये समझ आया, ये वाला इधर आ गया और ये वाला, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे को इस डायरेक्शंस में खींच रहे। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो समझ आ गई कि जब समान नेचर्स वाला जो मटेरियल्स है और इसने जो चार्ज एक्वायर किया है वो एक प्रकार का चार्ज है, और उस चार्ज का नाम हमने क्या रखा, सिमिलर चार्ज, उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। और यहाँ पर जब हमने देखा कि जब ग्लास और पी यानी प्लास्टिक को एक दूसरे के करीब आया तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ सिमिलर चार्ज वाला बॉडी है, और यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक ही प्रकार का नेचर है मटेरियल्स का और उसने जो चार्ज एक्वायर किया वो एक प्रकार का चार्ज था, क्योंकि उसका नेचर एक प्रकार का था। और जब दो समान नेचर वाला मटेरियल्स जो था तो उसके नेचर्स अलग होने के कारण उस पर जो चार्ज एक्वायर हुआ वो भी डिफरेंट हुआ। ये बातें हमें समझ में आई एक्सपेरिमेंट से। तो यहां पर इसका नाम हमने डिसिमिलर रखा। क्या रखा, डिसिमिलर या डिफरेंट। डिफरेंट। अब इस स्थिति में एक चीजें हमें समझ आ गई। तब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमारे पास एक क्वेश्चंस आता है कि हम इसको किस नेचर के तहत रखें, कौन से नेचर के चार्ज का कौन सा नेचर हम माने, अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्शन वाला। क्योंकि जो बॉडी चार्ज हो जाता था उसके अंदर हमने ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट देखा, दोनों ही नेचर देखा, अट्रैक्शन को भी देखा और फिर रिपल्शन को भी देखा। इट इज अट्रैक्ट और इट इज रिपेल। ओके, सो हाउ कैन एक्सप्लेन इट कि आखिर चार्ज करता क्या है, अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो एक चीज तो हमें समझ आया कि जो सिमिलर चार्ज था वो अट्रैक्ट कर रहा था, सिमिलर जो चार्ज था वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, और जो डिसिमिलर चार्ज था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। This means that electric charge show both the characteristics.
attract as well as repel. This can be explained only if we accept that there are two types of charge, similar charge and dissimilar charge. Similar charge and dissimilar charge. Similar charge and dissimilar charge. ओके, तो यहां पर दो चार्ज हमें देखने को मिला। पहला सिमिलर चार्ज मिला, सिमिलर चार्ज, और दूसरा हमें क्या मिला, डिसिमिलर चार्ज मिला, डिसिमिलर चार्ज। ओके, तो डिसिमिलर चार्ज क्या करता था, तो ये इसके अंदर जो नेचर था वो अट्रैक्ट करता था और ये रिपेल करता था, ये रिपेलिंग करता था, ठीक, ये रिपेलिंग करता था। तो अब इसके बाद now we can nomenclatures of both the charge, similar charge and dissimilar charge. Okay, so इलेक्ट्रिक चार्ज अभी हमने देखा, रब कर करके देखा, बहुत सारा डिफरेंट जो मटेरियल्स हमने लिया। तो सो इलेक्ट्रिक चार्ज appearing on a glass rod when rubbed with silk cloth is of opposite nature to the appeared on the silk cloth. Similarly, electric charge हम कह सकते हैं कि सिमिलरली, एक और एग्जांपल देते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज appearing on a hard rubber rod when rubbed with fur this fact tell that there are two kinds of electric charge, similar charge and dissimilar charge is known as positive charge and negative charge। और ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का नोमेनक्लेचर्स हमारे फेमस साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और इसके पहले ये हम कंसेप्ट जान चुके थे, मैथमेटिक्स में भी हम उसको पढ़े हुए हैं कि यदि कोई भी चार्ज यदि या कोई भी नंबर्स हम ले लेते हैं, यहाँ पे पहले मैथमेटिक्स की बात किया तो नंबर से समझ लेते हैं कि किसी भी कोई भी यदि मेरे पास यहाँ पर एक नंबर है, कोई भी यहाँ पर यदि नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है, तो पॉजिटिव के साथ यदि हम उतने ही नंबर का कैलकुलेशन नेगेटिव के साथ करते हैं तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, नथिंग। उसका वैल्यू कितना आता है, नथिंग। ओके, इम्प्लाई दैट कि द बॉडी विच एक्वायर दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। इसका मतलब यह हुआ कि जो बॉडी चार्ज ग्रहण करता है उसको हम उसको इलेक्ट्रिफाइड बोलते हैं, इलेक्ट्रिफाइड नेचर बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और यदि एक ही बॉडी के अंदर दोनों ही नेचर प्रेजेंट हो और दोनों इक्वल चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, देन वी कैन से दैट बॉडी आर इट विल बी न्यूट्रल। ये हम जानते हैं। तो यदि बॉडी न्यूट्रल है
तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसमें कोई चार्ज नहीं है और नहीं तो फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों ही चार्ज एक दूसरे को इल्यूमिनेट करते हैं तो बॉडी आर इट विल बी न्यूट्रल. सो वी कैन से दैट कि एडिशन ऑफ टू अपोजिट चार्ज eliminate both and make it zero. This is analogy to mathematical operation of a addition becoming zero. If one is positive and other is negative. ओके. सो एक का चार्ज का नाम क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, और दूसरे चार्ज का नाम क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया. अब उसके बाद हमने इसको इस तरह से डिनोट किया पॉजिटिव साइन से, और दूसरे को हमने नेगेटिव साइन से. अब एक क्वेश्चन और है कि अगर हम ग्लास रोड को रब करते हैं, ग्लास रोड को यदि हम रब करते हैं किसी दूसरे बॉडी के साथ, जैसे सिल्क क्लॉथ के साथ हम ग्लास रोड को रुब्ड करते हैं, प्लास्टिक को हम फर के साथ रब करते हैं, तो प्लास्टिक पर कौन सी वाली चार्ज आएगी और फर पर कौन सी वाली चार्ज आएगी? ग्लास रोड पर कौन सी चार्ज वाली आएगी और सिल्क क्लॉथ पर कौन सी चार्ज आएगी? कौन कौन चार्ज को कौन सा बॉडी एक्वायर करता है, इसको समझने के लिए आप एक चीज समझ लें कि जिस बॉडी को हम रब करते हैं ये उसी पर डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी को किसके साथ रब करते हैं. यदि हम ग्लास को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास को पॉजिटिव दिया गया और सिल्क को नेगेटिव दिया गया. ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास न्यूट्रल है बिफोर द रबिंग, और न्यूट्रल होने का मतलब या तो कोई चार्ज नहीं तो फिर दोनों चार्ज इक्वल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. तो आफ्टर रबिंग के बाद जो है वो करता क्या है कि अपने नेगेटिव चार्ज को वो छोड़ देता है, तो बचा क्या? पॉजिटिव. सो वी कैन से दैट glass rod or it will be positive. Similarly plastic or it will be. उसी प्रकार हम और भी देखते हैं और इसका एक सीरीज हम आपको बता देंगे. तो ध्यान देने की बात है, बस एक ही समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा और जो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, तो ऊपर वाले बॉडी जैसे ये सिल्क क्लॉथ हुआ और ये प्लास्टिक रोड हुआ, जब हम इसको ऐसे रब करेंगे तो ये ऊपर है, और ये ऊपर है तो इसमें कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव. और इसमें कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव. ओके. सो अब हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव हुआ और दूसरा चार्ज नेगेटिव हुआ. ठीक. अब हम आपको एक सीरीज दिखाने की कोशिश करते हैं और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो मटेरियल सीरीज है उसको हम आपको लिखवाते हैं. ओके. ओके. तो ये जो सीरीज है इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एक सीरीज कंप्लीट किया गया है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स लिए गए हैं, जिसमें ग्लास है, फनल है, वुड है, सिल्क है, इसके बाद में हार्ड मेटल्स है, हार्ड रबर्स है, इसके बाद में सीलिंग वॉक्स है, प्लास्टिक्स है, सल्फर्स है. तो इन सब चीज़ों को देखिए, ग्लास की जो स्थान है वो सबसे ऊपर है, ये क्रम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास को हम किसी भी मटेरियल्स के साथ रब करेंगे तो ग्लास पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब यदि हम सिल्क क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ रब करें
तो प्लास्टिक पर कौन सा आएगा चार्ज और सिल्क पर कौन सा आएगा चार्ज? तो यहां पर प्लास्टिक बॉडी जो है इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और सिल्क पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि यदि ग्लास को हम किसी भी मटेरियल के साथ रब करते हैं तो उस पर चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। और जो अदर मटेरियल्स है उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। यदि हम सल्फर को छोड़ देते हैं, सल्फर को यदि हम छोड़ दें और प्लास्टिक को हम किसी भी बॉडी के साथ रब करें तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दो चार्ज मिले और इस सीरीज को आप याद रखेंगे। ये जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? इस चार्ज की ये चार्ज कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो ये चार्ज उत्पन्न हो रहा है रबिंग के कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो अब यदि हम कहें कि द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग, कि यदि चार्ज जो उत्पन्न हुआ किसके कारण? रबिंग के कारण, और अब फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन के कारण बिटवीन इंसुलेटिंग बॉडी, दो इंसुलेटिंग बॉडीज को एक साथ जब हमने रब किया या फ्रिक्शन किया तो क्या उत्पन्न हुआ? चार्ज उत्पन्न हुआ। क्या बोल रहे थे? ये बता रहे थे कि द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग और अ फ्रिक्शन बिटवीन insulating body remaining at rest, the bodies and hence charge are known as static charge. अब ये जो चार्ज है वो स्टैटिक है, स्थिर है, चल नहीं रहा है। अब इस चार्ज का अध्ययन हम कहां कर रहे हैं? फिजिक्स के ब्रांच में कर रहे हैं। और फिजिक्स का वो कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो द ब्रांच, द branch of physics, the branch of physics which deal with the study of electric field, force, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electric potential due to charge at rest is known as electrostatic. is known as electrostatics. ओके, तो अब हम लोग जो है हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है।
एक चीज छूटा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज जो मैटर्स चार्ज ग्रहण करता है उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मैटर्स, ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग चार्ज को पढ़े, और थोड़ी सी समस्या हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण जो है थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो जा रही है। बहरहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग चार्ज को आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और भी विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसके बाद अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन के बाद इसमें एक बड़ा फेमस थ्योरी मिलेगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 क्लास के बाद मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ। तो इसलिए आप जो भी चीज़ आपको बताया जाता है उसके हर एक शब्द को सुने। अगर थोड़ी बहुत कहीं उसमें मिस्टेक होती होगी तो उसको इग्नोर करते चलेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। तो थोड़ा सा अब दिमाग भी थोड़ा सा विचलित हो जा रहा है। तो इसलिए घर पे रहें, आप सुरक्षित रहें, और हम प्रयास करते हैं कि अपनी सब्जेक्ट की सारी चीज़ जो आपको हमें पढ़ाना है उसको हम आप तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत।